ग्रुप डी साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। वो साइंस का हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया है ताकि आपका अच्छा से एक लेवल का पता चले और उस लेवल के हिसाब से हम एक्स्ट्रा और उससे जुड़े हुए जो फैक्ट होगा उस फैक्ट को भी इस वीडियो में बड़े अच्छा से पिक्चर के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। यदि बात करें कि इसमें कौन सा एग्जाम हुआ था, तो ऑनलाइन एग्जाम डेट जो हुआ था आपको ये भी बता दें ताकि आपको और भी विश्वास हो जाए और आप भी अच्छा से जान पाए। तो ये हुआ था आपका 28/9/2018 को हुआ था और ये शिफ्ट नंबर 3 का है। इसके पहले जो है हम शिफ्ट नंबर 2 का करवा चुके हैं और ये हमारा क्लास नंबर 2 है ग्रुप डी साइंस के लिए स्पेशल। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है और ये क्लास आपका बड़ी शानदार होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप पूरा जरूर देखेंगे। यदि आप तैयारी के लिए थोड़ी सी भी अपने अग्रसर हैं अपने रास्ते पे, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आगे। लेकिन आगे क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि पानी का क्वथनांक बिंदु है। तो पानी का क्वथनांक बिंदु क्या हो? क्वथनांक बिंदु का मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु पर जो है तापमान के जिस बिंदु पर पानी क्या करता है, उबलना शुरू कर देता है, उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, ये कितना होता है? ये 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 100 डिग्री। और 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, पानी आपका जमना शुरू कर देता है। क्या जमना? यानी कि इसका पानी का हिमांक हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें जो है कुछ बातें और भी जान लीजिए। यहाँ पे जो तापमान का ऐसा मात्रक होता है, जो ताप का वो केल्विन होता है। हालांकि इसके सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और रोमर ये सभी होते हैं। तो बर्फ की गलनांक यदि आपसे पूछा जाए, गलनांक यानी कि जिस पे वो गलना शुरू कर दे बर्फ, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। तो इस कितना हो जाएगा? और हिमांक पूछे तो होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस या फिर यहाँ पे 273 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये वही होता है जो उसके ठोस का गलनांक होता है। यानी आप कह सकते हैं कि जो पदार्थ है उस पदार्थ का गलनांक जिस पे वो गलेगा और हिमांक, ठीक है, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ध्यान रखिएगा। और पानी का क्वथनांक आपसे जो भी पूछा गया था वो 100 डिग्री सेल्सियस जो कि 373 केल्विन। यदि केल्विन पूछता तो 373 केल्विन कहते हैं, क्योंकि जब आपको केल्विन तापमान में बदलना होता है, ठीक है, केल्विन तापमान में बदलना है तो आप सेल्सियस ताप को क्या कीजिए, उसमें 273 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि देश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा कैसे होता है? किस मांसपेशियों में जो है संकुचन होता है और उसके बाद ही क्या होता है? बच्चा पैदा होता है। किसमें होता है? तो ये देखिए, बच्चा जो होता है वो इसका विकास कहाँ होता है ये बताइए। ठीक है, कहाँ होता है? तो ये गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में इसका विकास होता है। तो गर्भाशय में ही संकुचन होगा तभी पैदा होगा। बात समझ रहे हो? तो क्या जाएगा? गर्भाशय। इसको जरा समझ लीजिए। देखिए, ये एक आपको इससे जो है ना समझना कहाँ से, मादा जनन तंत्र का हिस्सा ये है ना, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसको समझिए। इसके कई अंग हैं, जैसे अंडाशय जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके अंग है। और अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब और गर्भाशय, यूटेरस और योनि, वेजिना और ये भाग या वल्वा, ये होता है आपका ये 5 भाग। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जो है आप इसकी पिक्चर को समझिए। ठीक है, पिक्चर से आपको याद रहेगा। तो ये जो आपका दिख रहे हो अंडाशय, ये वाला जो है, ये आप यहाँ देख रहे हैं अंडाशय, ये अंडाशय, ये अंडाशय है। तो ये 2 अंडाशय जो होते हैं, इसी अंडाशय के अंदर अंडाणु होता है और जो अंडाणु का विकास होता है इसी अंडाशय के अंदर। लेकिन जो 2 अंडाशय है इसमें से एक ही अंडाशय में 1 महीने में एक अंडाणु विकसित होता है। ठीक है, और ये जो है ऊपर वाला, ये यहाँ देख सकते हैं अंडवाहिनी, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। इधर भी इसी प्रकार से ये जो है आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। और गर्भाशय जो हो गया, ये देखिए गर्भाशय, ये आपका जो हो गया ये वाला भाग, ये गर्भाशय हो गया। यहाँ तक कि जो इसके अंदर है ना, ये इसके अंदर का ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा जो अंदर की तरफ रहता है एक थैलेनुमा होता है। गर्भाशय जो होता है एक थैलेनुमा रचना है, ये होता है। योनि जो हो गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका योनि हो गया और ये आपका भाग। तो चलिए हम जो यहाँ पे गर्भाशय के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, जो कि गर्भाशय पे क्वेश्चन था। तो ये गर्भाशय आपको बताते हैं कि ये थैलेनुमा जो संरचना है ना, ये अंदर वाली, ठीक है, तो ये आपका गर्भाशय होता है। यहाँ पे थोड़ा गर्भाशय के बारे में आपको बता देते हैं। ये जो होता है आपका मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित एक थैलेनुमा रचना होती है। ठीक है, आपको पता है। और इसके जो गर्भाशय के होते हैं 3 भाग होते हैं। फंडस होता है जो कि सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, ये जो आपका था ये फंडस, ये ऊपर वाला भाग है ना, ये भाग को बोलते हैं फंडस। इसको क्या बोलते हैं? फंडस कहते हैं, ये ऊपर वाले भाग को। ठीक है, और ये नीचा वाला जो भाग देख रहे हो, ये नीचा वाला, ये वाला भाग जो है आपका नीचे वाला भाग, ये आपका ग्रीवा कहलाता है। क्या? ग्रीवा। और ये जो बीच वाला हिस्सा है, जो सबसे बड़ा है, ये बीच वाला हिस्सा, ये इनका मुख्य भाग हो गया गर्भाशय का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो इसके जो है यहाँ पे क्या हो गया? फंडस हो गया, जो कि फैलोपियन ट्यूब के निकट होता है और ये सबसे ऊपर वाला भाग होता है। मुख्य भाग जो गर्भाशय के बीच वाला भाग होता है, यही मुख्य भाग होता है। मुख्य भाग इसलिए क्योंकि इसी में जो होता है भ्रूण विकसित होता है। समझ रहे? इसी में क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है। ग्रीवा जिसको कि सर्विक्स कहते हैं, ये सबसे निचला भाग है, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखा है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको याद रखना है, जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपको समझना जरूरी था। अब इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गर्भाशय में जो भ्रूण का सबसे पहले क्या विकसित होता है, तो वो हृदय होता है। ठीक है, सबसे पहले हृदय, भ्रूण का क्या बनता है? हृदय, दिल। ठीक है, ये बनता है।
गर्भाशय के अंदर जो है भ्रूण इमियोटिक सैक नामक झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है। क्या क्या बोले, इमियोटिक सैक नामक झिल्ली, इमियोटिक सैक झिल्ली से वो ढका होता है, ठीक है। और उसको भोजन कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा नामक नली होता है, उसी के द्वारा, इसको की गर्भ हिंदी में गर्भनाल कह देते हैं, उसके द्वारा जो है भ्रूण को मिलता है भोजन। और गर्भावस्था के दौरान जो है महिला में आपका आयरन यानी कि Fe लोहा जो होता है और कैल्शियम, इन दो चीज की प्रायः उसमें कमी हो जाती है। इसीलिए इस कमी को वो ध्यान में रखना चाहिए। जब किसी कोई गर्भावस्था में महिला है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके शरीर में जो है आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाता है। तो डॉक्टर से सलाह होने के बाद उससे, आप डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो आपको बता देंगे और इसके ऊपर अपना कुछ ट्रीटमेंट भी चलाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डैश ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं। तो ग्रंथि जो बनता है वो किस प्रकार की ऊतक से ग्रंथि बनता है, यही आपसे पूछा गया है। तो ग्रंथि जो है आपका एपिथेलियल ऊतक जो होता है वही ग्रंथि बनाता है। क्या होता है, एपिथेलियल ऊतक। देखिए ग्रंथि यानी कि हम ग्लैंड, इसको भी जरा निपटा लेते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में आया है, तो इससे भी हम क्या कर लेंगे, निपटा ही लेंगे। तो पहली बात जो है ये, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। देखिए ग्रंथि जो होता है ये किस प्रकार के ऊतक से बना होता है, एपिथेलियल ऊतक के ये बने होते हैं। इसकी रचना की बात करें तो थैलेनुमा रचना होता है, जैसे थैला में कुछ रखते हैं तो इसी में कुछ रहता है। क्या रहता है, इसमें या तो एंजाइम होगा या फिर हार्मोन होगा, यही दो में से कोई एक चीज होगा, ठीक है ना। ये दो में से कोई एक चीज होगा या दोनों हो सकता है। इसके आधार पे जो है ये 3 कंडीशन बनता है, इसीलिए ग्रंथि को 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है। यदि उसके पास सिर्फ एंजाइम है तो उसको बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि। यदि उस थैली में हार्मोन है तो उसको बोलते हैं अंतःस्रावी। यदि दोनों ही वो रख सकता है तो उसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। यदि दोनों रख लिया तो मिक्स हो गया तो वो मिश्रित ग्रंथि। ये इस तरह से 3 ग्रंथियां होता है। चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। हमें अकेला ही सारा काम करना पड़ता है, इसलिए जो हमारी मेहनत को जरूर लाइक कीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको क्या कहते हैं, तो गर्मी भी पैदा कर रहा है और प्रकाश भी पैदा कर रहा है, उसको क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। क्या कहेंगे, दहन कहेंगे। समझ रही बात। तो दहन कैसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक चालक का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। तो प्रतिरोध किसके अनुपातिक होता है, देखिए प्रतिरोध कई कारक पर निर्भर करता है, उसको समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है सीधा समानुपाती किसके होता है, कुल मिश्रित को कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। तो किसके समानुपाती होता है, ये लंबाई के सीधे समानुपातिक होता है। किसके, लंबाई के। जितना ज्यादा लंबाई हुआ था उतना ज्यादा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम प्रतिरोध को जान लेते हैं। पहली बात तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम, ठीक है। और ये चालक के ताप पर निर्भर करता है, ताप, ठीक है। ताप बढ़ रहा है चालक का तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। चालक की लंबाई पर भी बढ़ता है क्योंकि उसके भी सीधा समानुपाती होता है, यानी कि चालक की लंबाई भी बढ़ रहा है तो भी जो है प्रतिरोध बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि आप आम भाषा में मोटाई इसको कह सकते हो, मोटाई पे निर्भर करता है। तो मोटाई पे कैसे निर्भर करता है कि चालक का जो मोटाई होगा बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। इसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती संबंध हो गया ये, ठीक है। चालक पदार्थ की प्रकृति पर, अब अलग अलग पदार्थ हो गया अलग अलग, जैसे कि सबसे चांदी का तार लीजिए तो वो सबसे, उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, मतलब सबसे कम होता है। वहीं पे कॉपर उसके बाद उससे अच्छा चालक तार है, एल्युमिनियम है, ठीक है। अब टंगस्टन ले लीजिए तो उसका प्रतिरोध अधिक होता है। लोहा हो गया तो कॉपर एल्युमिनियम की तुलना में अधिक होता है। तो अलग अलग पदार्थों की जो प्रतिरोध होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जो आपका प्रतिरोध होता है उसको इस तरह के सिंबल से दर्शाते हैं और प्रतिरोध का ये सूत्र होता है आपका, ठीक है, रो ऑफ एल बाय ए। तो ये रो को बोलते हैं प्रतिरोधकता, एल का मतलब लंबाई, ए का मतलब उसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाता है। आपको प्रतिरोध जो है व्यवहार में इस तरह का जो आप देखे होंगे मोबाइल में या किसी भी उपकरण में, ठीक है, यंत्र में, मशीन में आप देखे होंगे तो आपको इस तरह का जो दिख रहा है यही प्रतिरोध होता है दरअसल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो इलेक्ट्रॉन की बाहरी ऑर्बिट, बाहरी ऑर्बिट में हमको बताना है, बाहरी ऑर्बिट में यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है इसका मतलब आपसे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब होगा, जब उसके सेम ग्रुप का होगा। तो क्या आर्गन और पोटेशियम, ठीक है, क्या मतलब पोटेशियम होता है, दोनों सेम ग्रुप का है, नहीं, ये एक ही वर्ग का नहीं है। इसी तरह से ये भी एक वर्ग का नहीं है, ये भी एक वर्ग का सेम वर्ग का नहीं है। ये आपका क्या है, आपका दोनों सेम वर्ग का है, ठीक है। कैसे सेम वर्ग का है आपको पीरियोडिक टेबल में समझाते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए वर्ग 15 को, ठीक है, वर्ग 15 को देखिए, ये आपको दिख रहा था ना, ये आर्सेनिक और ये बिस्मथ, ठीक है, यही ना था उसमें। तो ये जो है आपका ये सब क्या है, वर्ग 15 का है। और वर्ग 15 में जितने भी आपका है वो सभी का सभी क्या हो जाएगा, सेम वर्ग का है। इसलिए इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे बाहर में तो सबके एक समान होगा, ठीक है। क्या होगा, सबके एक समान होगा। सबके बाहर में जो है 15 है तो सबके बाहर में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो 5 होगा, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये सेम है। यदि एक ही वर्ग का कोई भी तत्व लीजिएगा ना उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, समान होता है। यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि एक साधारण वर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। तो ये वर्धक ग्लास कहते हैं किसको है, तो पहली बात तो वर्धक ग्लास यानी कि वर्धक लेंस जो है उत्तल लेंस को कहते हैं। तो अवतल लेंस को पहले आप हटा दो, ठीक है, अवतल शब्द को पहले आप हटा दो। अब उसके बाद अब वर्धक ग्लास तभी होगा जब उसकी फोकस लंबाई
छोटी होगी। जितनी छोटी फोकल लंबाई होगी उसको उतना ही अच्छा वर्धक ग्लास लेंस माना जाएगा। तो छोटी लंबाई के क्या होता है, ये उत्तल लेंस होता है। छोटी लंबाई, छोटी फोकल लंबाई के ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यदि अभी तक आपने नहीं किया है लाइक तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखना है तभी आपका एग्जाम अच्छा से तैयारी होगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस तरह का लेंस से हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस से जो किसी चीज को देखने में जो सहायता कर देते हैं ना वो उत्तल लेंस ही होता है। और यहाँ पे थोड़ा लेंस के बारे में और जान लीजिए। ये आपका जो है उत्तल लेंस है और ये क्या है आपका अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस है। उत्तल लेंस में जो फोकस हो गया वो क्या हो गया, दाएं तरफ आ गया, क्या दाएं तरफ, इसीलिए जो इसका फोकस लंबाई होता है वो पॉजिटिव होता है। जबकि अवतल लेंस के जो फोकस है ये आभासी रूप में यहाँ से मिल रहे हैं और ये बाएं तरफ आ रहा है, इसीलिए इसकी फोकल लंबाई जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सभी अम्ल के लिए आम तत्व है। तो सभी अम्ल के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो वो हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन है। तो चलिए थोड़ा सा अम्ल को समझ लेते हैं फिर हाइड्रोजन को समझेंगे। तो अम्ल क्या है, अम्ल जो होता है इसको आप अंग्रेजी में एसिड कहते हो, ये स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। और जो ये करता है, ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। क्या कर देता है, लाल। देखिए अम्ल का एक दूसरा नाम है तेजाब। तो तेजाब क्या होता है, खतरनाक। खतरनाक का चिन्ह क्या है, लाल। तो ये लाल कर देगा, जो लाल कर देगा वो क्या है, अम्ल है। ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और साथ ही यदि ये धातु से जब इसकी अभिक्रिया होता है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना, बनता ही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 2 चीज के ऊपर और ये 3 चीज के ऊपर। और इसके पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। और पीएच स्केल तो आपको पता ही है कि सोरेनसन के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे चलिए हाइड्रोजन को समझ लेते हैं। हाइड्रोजन जो कि आवर्त सारणी का ये क्या है, पहला तत्व है और ये सबसे हल्का तत्व भी है और गैस में भी सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन ही है। और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें जो है न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसकी खोज किसने किया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है हाइड्रोजन की खोज किया गया था। और हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो हाइड्रोजन से आप इतनी बातें ध्यान रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पक्का एकदम पक्का नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप हाइड्रोजन को देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मनुष्य के अनुवांशिक का पता लगाया जा सकता है। वाह, अनुवांशिकी का पिता किसको कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल को, लेकिन यहाँ उसका कोई लेना देना नहीं है। तो मनुष्य के अनुवांशिक का पता कहाँ से लगाया जा सकता है, वो अफ्रीका मूल से, अफ्रीकी मूल से लगाया जाता है। अब इसको जरा समझ लीजिए, इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पिक्चर भी दिखाएंगे, ठीक है, पिक्चर भी दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले मनुष्य का जो उत्पत्ति माना जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। क्लियर है बात। मानव का जन्म जो हुआ था उसको बोला जाता है वो ड्रायोपिथेकस से माना जाता है। मानव का जन्म ड्रायोपिथेकस से माना जाता है। और मानव विकास की जो पहली पीढ़ी को जो है वो रामापिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं, रामापिथेकस कहते हैं। और आधुनिक मानव जो है वो हेमोसेपियंस है। हम लोग जो है हेमोसेपियंस के अंदर आता है। मनुष्य किसके अंदर आता है, हेमोसेपियंस के अंदर आता है। और इस हेमोसेपियंस की उत्पत्ति जो है 40,000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BC में हुआ था। तो और इस आधुनिक मानव का पूर्वज किसको मानते हैं, तो इसको मानते हैं किसको, नियंडरथाल को आधुनिक मानव का पूर्वज माना जाता है। नियंडरथाल को माना जाता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये पिक्चर तो आप देखे होंगे। ठीक है, ड्रायोपिथेकस, ये देख लीजिए, ये ड्रायोपिथेकस है, रामापिथेकस। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं इस तरह का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या N2 आवर्त बनाने में भाग लेते हैं। N2, ठीक है, नाइट्रोजन जो बनता है वो कितने होता है पता है आपको, नाइट्रोजन होता है ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, कितने, लेकिन यहाँ बॉन्ड नहीं पूछा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा है। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इस तरह से साझा करते हैं तभी तो बॉन्ड बनता है। तीसरा कितना हो गया, 6 हो गया। तो आंसर क्या जाएगा, 6। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए नाइट्रोजन से निपटा लेते हैं। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना, 7, द्रव्यमान कितना, 14। ये क्या होता है, रंगहीन और गंधहीन गैस है और ये हवा से हल्की गैस है, हवा से हल्की होती है, हवा से हल्की होती है। ठीक है, और जल में क्या होता है, ये बहुत कम घुलनशील होता है। क्या, जल में बहुत कम घुलनशील होता है। इसके उपयोग से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछ लेंगे। तो क्या होगा कि जो हम चिप्स की थैली, जैसे आप कुरकुरे थैली या उस तरह के जो भी पैकिंग वाला सामान होता है उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो आपका नाइट्रोजन भरा होता है। इसलिए तो उस पदार्थ को ऑक्सीजन कितना हो, अर्थात वो पदार्थ ताजा बना रहे, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन गैस बढ़ते हैं, ऑक्सीजन को
बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और विद्युत बल्ब जो होता है उसमें भी नाइट्रोजन गैस का उपयोग करता है आर्गन के साथ में, और इसका उपयोग उच्च तापीय थर्मामीटर में भी नाइट्रोजन का ही प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन सी धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। तो इसमें से ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन में से कौन सा आपका है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को विद्युत अपघटन द्वारा निकालते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का कुछ अयस्क को जान लीजिए। एल्युमिनियम का अयस्क का नाम क्या है बताइए, बॉक्साइट। दूसरा क्या है, कोरंडम। तीसरा क्रायोलाइट। ये तीन जो है आपको एल्युमिनियम का बॉक्साइट याद रखना, मतलब कि अयस्क का याद रखना है। इसमें से अधिकांश जो है बॉक्साइट के ऊपर पूछता है, लेकिन आपको ये दो भी याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, यानी कि कवक का जो कोशिका भित्ति है वो कड़ी होती है, ठीक है, वो कड़ा होता है, हार्ड होता है। तो वो क्या चीज के कारण बना होता है, देखिए, कैसे कड़ा बना होता है, कैसे काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति कड़ी और कैसे काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, जिसके कारण वो कड़ी होती है। क्या होती है, कड़ी होती है, ठीक है। यही यदि पौधा का यदि आपको कोशिका भित्ति पूछ देता तब वो सेलुलोज हो जाता। चलिए हम थोड़ा सा कवक को जान लेते हैं। कवक यानी कि फंगस, इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। लेकिन पादप का किसका बना होता है, तो सेलुलोज का बना होता है। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए कवक का रंग सफेद होता है। और ये भोजन को जो है किस रूप में प्रयोग करता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में ये भोजन को प्रयोग करता है। देखिए, कुछ कवक जो होता है ये खाने वाले होते हैं और कुछ कवक अच्छा नहीं होता है। जैसे कवक को जो है आप तीन कैटेगरी में, तीन रूप में आप देख सकते हैं। जैसे मशरूम को क्या करते हैं, खाते हैं, और ये जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी इसको माना जाता है। लेकिन सभी मशरूम खाने वाला नहीं होते, कुछ मशरूम जहरीले भी होते हैं। वहीं ईस्ट, जिसको आप खमीर कहते हो, ये किण्वन प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। पेनिसिलिन, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला कवक से क्वेश्चन, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से ही प्राप्त किया गया था, ठीक है। और इसकी खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना हम डिस्कशन करा रहे हैं वो वही करवाते हैं जो कि आपकी किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, और वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। आप लोग का सपोर्ट रहा तो हम जल्द ही जो है फेस पे आएंगे और भी अच्छा से विश्लेषण होगा और आपको भी देखने में और मजा आएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान डेस होता है। तो समान वर्ग के तत्वों में समान क्या होता है बताइए, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके पहले आपको जो बता रहे थे उसमें आपको बताए थे कि नहीं बताए थे ना, तब ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। तो जो बताएंगे वो तो आना ही है। पीरियोडिक टेबल देख लीजिए, हमने क्या कहा कि जो समान वर्ग का है तो उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि उसकी बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो समान होगा। जैसे कि वर्ग 1 है तो इसकी बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1, जितना है, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सभी का क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होगा, और इसकी संयोजकता भी 1 हो जाता है। उसी तरह से वर्ग 2 का है तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होगा, और यहाँ वर्ग 13 का है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 3 होगा, और वर्ग 14 का है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होगा, 5 15 का है तो 5, 16 का है तो 6, 17 का है तो 7, 18 का है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा 0। संयोजकता इसका 0 होगा, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। बात समझे, इसकी संयोजकता 0 होगा लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होगा। हीलियम का लेकिन 2 होगा, ठीक है। एक हीलियम यहाँ पे अपवाद है, नालायक है, खोखा है यहाँ पे वो, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है। देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड से आपको 2 ही उभयधर्मी ऑक्साइड को याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। रख लेते हैं तो ठीक है, लेकिन 2 को हमेशा याद रखेंगे, दिमाग में नहीं, होठों पे याद रखेंगे। तो कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है, और दूसरा जिंक ऑक्साइड जो होता है आपका, ये आपका क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म डैश पर निर्भर करते हैं। तत्व का गुण जो होता है आवर्त सारणी में किस पर निर्भर करता है, तो ये प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, कितना संख्या, ठीक है। जो होता है वही जल रहा होता है, क्योंकि वहां पे उसको जलने के लिए तापमान मिल जाता है, इसलिए जल रहा होता है। दिन में भी जलता है लेकिन दिन में सूर्य के प्रकाश में वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन रात में जो है आपको स्पष्ट वो दिखाई दे देता है। वहीं जो है अधिफास्फोरस का आपसे अनुसूत्र पूछा जाए तो P4 होता है, और गंध जो है इसका लहसुन जैसा होता है, लेकिन ये विषैला होता है, ठीक है। इसी तरह से फास्फोरस के 5 अपरूप है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक तो श्वेत फास्फोरस हो गया, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस और सिलोई फास्फोरस, ये 5 जो है आपके फास्फोरस के अपरूप हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है। तो लिथियम नाइट्राइड, लिथियम का जो होता है आपका कितना था संयोजकता, वो 1 होता है, और जो नाइट्राइड जो कि N से बनेगा, इसकी कितना होता है नाइट्रोजन का 3 होता है। ये 3 जो है लिथियम में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा Li3N हो जाएगा, इसका आंसर Li3N, ठीक है, लिथियम नाइट्राइड।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश एक क्षारीय धातु है, तो इसमें से जो है कौन सा तत्व है जो कि क्षारीय धातु है। तो जो वर्ग 1 का है वही क्षारीय है और इसमें से कौन है, सोडियम है। तो क्षारीय धातु कहते किसको हैं, यहाँ आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। इसमें से जो आपको ये वर्ग 1 वाला तत्व है इसको क्षारीय धातु कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन को छोड़ के बात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना दिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी क्या है, क्षारीय धातु है। जब जो वर्ग 2 का तत्व है यानी कि ये जो सब दिख रहे हैं इसको क्षारीय मृदा कहते हैं। तो क्षारीय धातु क्या हो गया, जो वर्ग 1 का है हाइड्रोजन को छोड़कर। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि हे लैला ना कर रब से फ्रे, ठीक है, हे लैला ना कर रब से फ्रे, वर्ग 1 को याद रखने का ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है आप सोडियम के ऊपर आया था तो थोड़ा सोडियम के बारे में भी आप जान ही लीजिए, क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। सोडियम का जो संकेत Na होता है इसको लैटिन नाम नेट्रियम से लिया गया है, किससे, नेट्रियम से। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, द्रव्यमान जो है इसका 23 है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है और साथ ही जो है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। जब आप सोडियम को पानी या फिर अम्ल से अभिक्रिया करवाइएगा तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगा। कौन सा गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है। और सोडियम को जो है समुद्र की पानी से मुख्य रूप से निकाला जाता है। हालांकि अब सोडियम का जो निष्कर्षण है वो कास्टनर विधि द्वारा और जो डाउन विधि द्वारा है, ये दो विधि से इसको जो है प्राप्त किया जाता है। जब कास्टनर विधि द्वारा क्या होता है कि जो आपका द्रवित सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करते हैं, जबकि डाउन विधि में क्या करते हैं, हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं। ध्यान रखेंगे, कास्टनर में क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद्युत अपघटन करते हैं, डाउन में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं। और सोडियम क्लोराइड को जो है साधारण नमक के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता है कि कभी कभी साधारण नमक क्या होता है, पसीजने लगता है। तो पसीजने जो लगता है वो आपका उसमें जो उपस्थित है मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जो होता है वो नमक पसीजने लगता है, जो कि प्रस्वेदी होता है। ये इसको प्रस्वेदी बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो पसीजने लगता है उसको प्रस्वेदी कहा जाता है, जो कि मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लग रहा होगा। तभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज जो है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि देश का विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में कैसे विकसित हुआ है। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो सीधा बात है ये डार्विन ने दिया। किसने दिया, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया। मेंडल जो है, मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहा जाता है, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। ये ध्यान रखें किसको, मेंडल को, लेकिन हमारा आंसर जो है यहाँ डार्विन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी मेहनत से जो है बनाए हैं, तो इसलिए वीडियो को जो है आप जरूर इसको सपोर्ट करें। पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, कई बार आपको बता चुके हैं स्टैटिक जीके के क्लास में भी। तो इसका द्रव्यमान कितना होता है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। चलिए थोड़ी सी जो है हम पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी जो है ये जो इसका घनत्व है, ये सभी सौरमंडल पिंडों में जो है पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। इसकी संरचना जो है सियाल, सीमा और नीफे से हुई है। अब आपको यदि पता है कि ये सियाल, सीमा, नीफे क्या है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका 71% क्या है, पानी है। इस वजह से जो है इसे अंतरिक्ष से नीला ग्रह नीला दिखता है, इसलिए जो है इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है यदि चंद्रमा से तुलना किया जाए तो 81 गुना अधिक है चंद्रमा के द्रव्यमान से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन है, चंद्रमा है, जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, एक, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। यह जो है आपका पृथ्वी, ये सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो ये तीसरा ग्रह है। क्या है, तीसरा ग्रह है। और ये जो है आपका 4 चट्टानी ग्रह में जो है आपका जो ग्रह 8 है उसमें से 4 पर ही आपका क्या है, चट्टान, यानी कि ठोस अवस्था में है 4 ही ग्रह। बाकी 4 ग्रह जो है वो गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो जो 4 चट्टानी ग्रह है उसमें से ये सबसे बड़ा और सबसे विशाल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ जो है आप पृथ्वी और इसके चंद्रमा को देख ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि धातु का विद्युत बल्बों में तंतु, जिसको फिलामेंट कहते हैं, बनाने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग जो है फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ जो बल्ब में आप इस तरह का ये देख रहे हैं, यही क्या है आपका फिलामेंट है, जिसको बल्ब के तंतु कहते हैं। तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। क्या चीज का, टंगस्टन का। और टंगस्टन का संकेत क्या होता है, W होता है। परमाणु संख्या जो इसका 74 होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो यहाँ जितने भी आपके पास लिखा हुआ है ये सब का सब क्या है, पादप हार्मोन है। तो पादप हार्मोन में से कौन सा पादप हार्मोन है जो कि कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, ये बताना है। तो वो कौन है,
साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। क्योंकि ये सभी जो है आपका क्या है, पादप हार्मोन है। तो चलिए हम जो है एक बार पादप हार्मोन को देख लेते हैं। बाकी तो आपको पता है रिवीजन हम बार बार करवाते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पादप हार्मोन को पहले समझिए। पादप हार्मोन को जो है फोटो हार्मोन भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम हो गया। बाकी कई तरह, दो तरह का एक पादप हार्मोन होता है, एक होता है वृद्धि वर्धक हार्मोन और एक होता है वृद्धि रोधक पादप हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के आप जो है पादप हार्मोन देखिए, जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन है। तो ऑक्सिन ये क्या करता है, ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, ये केवल लंबाई में वृद्धि करता है। अब कोई यदि लंबाई होगा तो उसकी मोटाई क्या होगा, रुक जाएगा। तो ये मोटाई को क्या कर देगा, रोक देगा। लंबाई में तो वृद्धि करेगा परंतु मोटाई को रोक देता है। जिब्रेल हार्मोन जो है ये क्या करता है, ये वृद्धि को नियंत्रित करता है और अंकुरण करता है। वहीं जैसे कि साइटोकाइनिन जिसके ऊपर भी क्वेश्चन बना था, इसका काम क्या है, कोशिका का विभाजन करना। और ट्राइमेटिन हार्मोन जो है ये पौधे में जो घाव होता है उसको ये भर देता है। जैसे इंसानों में घाव होता है उसी तरह से पौधों में होता है, ये क्या करता है, उस घाव को भर देता है। फ्लोरिजेंस जो होता है, ये जो होता है ये फूल को जो खिलाने में ये सहायक होता है। तो फूल को जो है कौन खिलाता है, फ्लोरिजेंस, फूल ऑफ फोसे फ्लोरिजेंस, ये फूल को खिलाता है। एब्सिसिक एसिड जो है ये पौधे में जो वृद्धि हो, अंकुरन या फिर कोशिका विभाजन, इन सभी चीजों को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है। और एथिलीन जो है, एथिलीन क्या करता है, ये प्राकृतिक रूप से फल पकाता है। यानी कि जो आपका पौधे में या गाछ में जो फल पकता है वो एथिलीन के कारण पकता है। किसके कारण, एथिलीन के कारण। लेकिन क्या होता है कि उसको कई बार फलों को जो है कृत्रिम रूप से भी पकाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से फल पकाने के लिए जो है एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका, एसिटिलीन का, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाहिकाएं देश में प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं। तो वाहिकाएं जो है ये आवृत बीजी में जो होता है, आवृत बीजी जो पौधा होता है उसमें ये मुख्य रूप से जल संवाहक कोशिका के रूप में ये आपका काम करता है। किस प्रकार के पौधे में, आवृत बीजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप पादप जगत को जान लीजिए, फिर हम आवृत बीजी को भी जान लेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन होना अच्छा जरूरी है। यदि आप ऐसे निकल जाइएगा तो फिर ठीक नहीं है, ठीक है ना। आपको चाहिए कि एकदम सेपरेट ढंग से रिवीजन हो, अच्छे से रिवीजन आपको हम यहाँ पे करवा देंगे ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और हम कई बार रिवीजन करवाएंगे। तो आप हमें इस चैनल पे बने रहे, सपोर्ट जितना आपका मिलेगा उतना हम एफर्ट लगाएंगे। आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगता है कि नहीं, हमारे प्रति भी जो है कुछ कर रहा है तो हमको भी करने में अच्छा लगता है। आप हमारे प्रति एफर्ट दिखाएगा, हम आपके प्रति उससे ज्यादा एफर्ट दिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समझ लेते हैं पादप जगत के बारे में। देखिए पादप जगत को जो है ना ये दो भागों में बांटा गया है, एक अनुष्पोद्भिक और एक पुष्पोद्भिक। तो पुष्पोद्भिक में क्या होगा कि इसमें फल और फूल ये सब जो है आएंगे और लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है पहले इसको तो डिटेल का तो बहुत हो जाएगा, तो इसको जो है पहले पुष्पोद्भिक समझते हैं। पुष्पोद्भिक में बताते जैसे कि इसमें फल फूल ये सब वगैरह आता है। ये जो होता है आकार में बड़े होते हैं, लेकिन फिर से जो है पुष्पोद्भिक को दो वर्गों में जो है बांट दिया गया है, ठीक है। उसको अध्ययन करने के लिए दो भागों में बांट दिए। एक क्या कर दिया, अनावृत बीजी और एक आवृत बीजी, ठीक है। यानी कि नग्न बीजी और एक जिसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म इंग्लिश में कहते हैं, एक को एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म को ही अनावृत बीजी कहा जाता है या फिर नग्न बीजीय पौधा कहा जाता है। किसको, जिम्नोस्पर्म को। तो इसमें जो होता है आपका जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज ये सब पाया जाता है, परंतु जो है फल इसमें नहीं होता है। या यूं कह सकते हैं आप, ठीक है, या यूं कह सकते हैं कि जो इसके बीज होते हैं, बीज वो फल के बाहर का आवरण नहीं रहता है। यानी कि जो बीज है, बीज वो फल के बाहर आवरण का, जो फल का आवरण है वो नहीं हो रहता है। जैसे आप डायरेक्टली जो है खा सकते हैं, आवरण हटाने का जरूरी नहीं है। जैसे कि आपका देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी, तो स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ पे होता है, इसमें किसी प्रकार का जो है छिलका नहीं होता है, ठीक। आवरण का मतलब क्या है, छिलका, छिलका नहीं है। इसे आप डायरेक्ट खा लेंगे, तो जिसे आप डायरेक्ट खा लो बिना छिले, वही क्या है, जिम्नोस्पर्म है। आसान भाषा में जैसे आप बिना छिले खा सकते हो वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जैसे कि आपका ये स्ट्रॉबेरी हो गया। स्ट्रॉबेरी जो होता है ये किस तरह का होता है, ये एक तरह से बोल सकते हैं जो हम लोग ना जो दूध खाते हैं तो उसी तरह का होता है। तो दूध भी क्या है आपका, जिम्नोस्पर्म है, क्योंकि उसको भी डायरेक्ट सीधा खा लेते हैं बिना किसी छिलछाल का, ठीक है। तो यही आपका क्या होता है, जिम्नोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे अब जो है अनावृत आवृत बीजी को समझ लेते हैं, जिसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बीज होता है ना, बीज जो बीज के बाहर जो होता है वो आवरण पाया जाता है, यानी कि बीज के ऊपर जो है आपको छिलका होगा, ठीक है। तो ये होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लीची, तो ये क्या है कि जो बीज यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बीज, तो इसके बाहर क्या है, इस तरह का छिलका है, ठीक है। ये क्या है, छिलका है। तो इसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो कि बीज बिच्चा जो है अंदर होगा और छिलका जो है वो बाहर होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, आम में भी ऐसा ही होता है, जामुन में भी होता है, लीची में भी होता है, धान में भी होता है, गेहूं भी होता है, ऐसा होता है, मक्का भी ऐसा ही होता है। जिसमें छिलका है वही क्या है, एंजियोस्पर्म है। कुछ मत याद रखिए, बस छिलका किसमें है किसमें न है।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डैश प्रजनन के समान नहीं है। तो इसमें कौन प्रजनन के समान नहीं है? मुकुलन, विखंडन, बहुविखंडन, पुनर्जनन। तो इसमें पुनर्जनन जो है ये क्या होता है? ये प्रजनन के समान नहीं है। ठीक है, प्रजनन क्या है? ये इसके समान नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिटकरी इसका उदाहरण है। तो फिटकरी किसका उदाहरण है? तो फिटकरी क्या है आपका कि ये द्विक लवण है। क्या है? द्विक लवण है, डबल सॉल्ट है। अब फिटकरी का फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो है ना, बहुत सिंपल है। देखिए ये फिटकरी का जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, तो घबराना नहीं, बहुत सिंपल है, आपको बताते हैं कैसे। बस आपको ये क्या है, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2O। 24H2O सबको याद रहेगा। बस आप रखिए पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, इतना ही ध्यान रखना है। पोटेशियम एल्युमिनियम का सल्फेट को हम क्या करते हैं? फिटकरी कहते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको कि लाल दवा कहा जाता है, KMnO4, और कॉस्टिक पोटाश जो है KOH का सूत्र होता है, और सोरा का फॉर्मूला होता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, और विरंजक चूर्ण का होता है CaOCCl या CaOCl2। ये जो होता है कि विरंजक चूर्ण का। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो है देश में लेथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं। तो कौन से आवर्त में लेथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं? लेथेनाइड जो होते हैं ये आवर्त 6 में होते हैं, और एक्टिनाइड क्या होते हैं? आपका आवर्त 7 में होते हैं। और आवर्त 7 जो है अधूरा है, ये ध्यान रखिए। बाकी लेथेनाइड और एक्टिनाइड में बहुत सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूजन रहता है, और आज हम आपकी इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करने का प्रयास करता हूं। आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ये देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में जो आपका है ये आवर्त 6 है, जिसमें कि यहाँ पे आपका लेंथेनाइड पाया जाता है। इसको लेंथेनाइड नहीं, आप लेंथेनियम बोलिए। ये जो यहाँ से इस ग्रुप में जितने भी हैं, ठीक है, इस ग्रुप में जितने भी हैं, ठीक है, वो सभी जो है आपका लेथेनाइड ग्रुप कहलाता है। लेकिन लेथेनाइड ग्रुप में खुद लेथेनियम नहीं आता है, ये ध्यान रखिए। लेथेनाइड ग्रुप में खुद लेंथेनियम नहीं आता है, लेकिन जो है फिर उसके बाद, ठीक है, यहाँ उसी तरह से जो आपका एक्टिनियम है, एक्टिनियम के इधर जितना है वो सब एक्टिनाइड्स कहलाते हैं, लेकिन खुद जो है एक्टिनियम जो है एक्टिनोइड्स में नहीं आते हैं। ठीक है, तो आवर्त सारणी 6 और जो है इसमें क्या 6 में लेथेनाइड है, और आवर्त सारणी 7 में क्या है? एक्टिनाइड होते हैं। लेथेनाइड में कौन होते हैं? तो आपका लेंथेनियम, जिसकी परमाणु संख्या 56 होता है। यहाँ से लेके जो ल्यूटेटियम होता है, परमाणु संख्या 71 Lu तक के बीच का तत्व होता है। Lu तक बोलिए, तक, यहाँ बीच हटा देते हैं, तक, ठीक है, यहाँ तक जो है, ठीक है, CE से लेके आपका कहां तक? ये Lu तक, ये सभी क्या होता है आपका कहलाता है क्या? लेंथेनॉइड। उसी तरह से यहाँ से लेकर थोरियम से लेकर के जो है आपका लोरेंसियम तक जो है ये क्या कहलाता है? आपका एक्टिनोइड्स कहलाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। जो बोले हैं इस पे विश्वास रख कीजिए, यही इंपॉर्टेंट है। और इससे एक क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जाएगा कि लेंथेनियम किस ग्रुप का तत्व है, किस ब्लॉक का है, ये पूछा जाता है। अब आपको लग रहा होगा नीचे वाला तो F ब्लॉक होता है, तो इसको आप अक्सर जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं नीचे देखते हैं, तो ये ध्यान रखिए, ये जो है लेंथेनियम D ब्लॉक का है। यहाँ संतावन यहीं पर रह जाता है, उसके बाद बाकी सब इधर आ जाता है। ठीक है, तो आपका जो लेंथेनियम और एक्टिनियम है ये दोनों ही क्या है? D ब्लॉक का है। बाकी इसके इधर जितना है वो F ब्लॉक का है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि डैश तत्वों में जो है आपका 2 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से भरी होते हैं। 2 कक्ष, पहले कक्ष यदि भरा हुआ पूरा तो 2 होगा, दूसरा कक्ष यदि पूरा तरह से भरा हुआ तो इसका मतलब 8 होगा। तो 2 8 कितना हो गया? 10। तो 10 किसकी परमाणु संख्या होता है? तो नियोन का होता है। तो नियोन हो जाएगा, क्योंकि 2 कक्ष बोला है और वो भी पूरी तरह से भरा हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास यही बन के आता है। इस प्रकार से हमारा क्या होता है? नियोन। नियोन क्या है? अक्रिय गैस है ना, क्या है? अक्रिय गैस है, जो कि अक्रिय गैस, इसको नोबल गैस भी कह देते हैं। इसकी परमाणु संख्या तो पता ही आपको 10 होता है। ये जो है ये दूसरी सबसे हल्की अक्रिय गैस है, कौन? नियोन। जबकि सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सा है? तो वो हीलियम है। ठीक है, और इसके जो है 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या होता है कि जो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या है वो समान रहता है। ठीक है, और द्रव्यमान बस इसका अलग अलग होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण प्रतिबिंब सतह पर निहित है? निहित का मतलब प्रेजेंट यानी उपस्थित है। तो दर्पण की जो है सतह पर, ध्यान रखिए, दर्पण की सतह पर कौन सा उपस्थित होता है? वक्रता केंद्र क्या दर्पण की सतह पे होता है? नहीं, वक्रता केंद्र दर्पण की सतह पर नहीं होता, ये मुख्य अक्ष पर होता है। फोकस भी जो है ये मुख्य अक्ष के लाइन पर ही होता है। ध्रुव जो है आपका ये क्या होता है? दर्पण की सतह पर स्थित होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि जो इथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश बंध से बंधे होते हैं। तो चलिए इथेन को पहले लाते हैं। तो इथेन आ गया। इसमें जो है आपका बताना है आपको कि कार्बन जो है वो कितने परमाणु से जुड़े होते हैं। तो जैसे कि हम मान लिया जाए इस कार्बन को उठाए, ये कितने परमाणु से जुड़े हुए हैं? तो एक परमाणु तो ये हो गया कार्बन 1, इधर हो गया ये 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4। तो कितने से जुड़े हुए हैं? 4 परमाणु से ये जुड़े होते हैं। कितने से? 4 से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, बस आपको संरचना इसको पता होना चाहिए था।
परिवर्तनीय संयोजकता डैश द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। तो परिवर्तनीय संयोजकता जो है किस तत्वों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपके संक्रमण तत्व के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। संक्रमण तत्व कौन है उसको समझते हैं। जो आपका संक्रमण तत्व है ना, ठीक है, संक्रमण तत्व है वो जो डी ब्लॉक का आपका तत्व होता है उसी को संक्रमण तत्व कहा जाता है। और इसमें जो होता है ना आपका जो डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से क्या होता है, भरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, जो आपका डी ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से क्या है, भरा हुआ नहीं होता है, आंशिक रूप से आपका डी ऑर्बिटल भरा होता है। तो जिसका भी डी ऑर्बिटल जो है वो आंशिक रूप से भरा होता है उसी को जो है संक्रमण तत्व कहते हैं। और यही तत्व क्या करता है, आपका संयोजकता इसका परिवर्तन होता है। जैसे कि आपको पता है कि लोहा Fe होता है, इसकी संयोजकता जो है 2 भी होता है और इसकी संयोजकता 3 भी होता है। क्यों हो रहा है, क्योंकि लोहा क्या है, संक्रमण तत्व है, इसीलिए जो है इनकी परिवर्तनशील संयोजकता होता है। यही वजह है, क्योंकि इसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो डी ऑर्बिटल जो है आपको पूर्णतः भरा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिए कि जो आपका यहाँ इसमें है, ठीक है, जिंक इस तरह ये इसमें है, लास्ट में है, इसके जो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल है पूरी तरह से भरा हुआ है। तो पूरी तरह से भरा हुआ है। और अभी हमने क्या कहा, जिसका डी ऑर्बिटल पूरी तरह से नहीं भरा होता है वही संक्रमण तत्व कहलाता है। तो ये जो है आपका डी ब्लॉक का तत्व तो कहलाएगा, लेकिन संक्रमण तत्व ये नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी डी ऑर्बिटल पूर्णतः क्या होता है, भरा होता है। तो आप इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा। तो बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि डैश अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो जब आपका बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये अभिक्रिया करेगा तो क्या इस अभिक्रिया क्या कहेंगे, दोहरा विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए जो है सिंपल सी आपको क्या ध्यान में रखना है, हमको यहाँ से लिखने में नहीं बन रहा है, तो आपको अच्छा समझा देते हैं बस। लेकिन एक आपको टिप्स बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ तक वीडियो देखें तो एक टिप्स बता देते हैं कि यहाँ देखिए क्या है, सोडियम सल्फेट, ठीक है, और यहाँ क्या है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया कि एक पॉजिटिव वाला भाग है, एक नेगेटिव वाला भाग है, एक पॉजिटिव वाला भाग है, एक नेगेटिव वाला भाग है। जब इस तरह का भाग आए तो समझ जाइए कि यहाँ पे जो है ये दोहरी विस्थापन होगा। यहाँ पे डबल विस्थापन हो गया ना, ये दोहरी विस्थापन, ये इधर हो जाता है, इसलिए जब ऐसा बन जाए तो वो दोहरी विस्थापन होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जब दो समान बल, ठीक है, जब दो समान बल किसी निकाय का मतलब क्या होगा, कोई सिस्टम या कोई चीज, ठीक है, उस पर जो है विपरीत दिशा में कार्य कर रहा हो तो निकाय पर कार्य करने वाला शुद्ध बल हो जाता है। देखिए यहाँ पे दो ही चीज बात है कि ये पहली बात तो ये दो समान बल लग रहा है और विपरीत दिशा में लग रहा है। दो समान और विपरीत दिशा में लग रहा है तो वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन, लेकिन जिस भी वस्तु पे लग रहा है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और फिजिक्स कहता है जब तक वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, और हम कहेंगे कोई बल नहीं लग रहा है। और इस स्थिति में जो है बल क्या होगा, शून्य बल होगा। क्या होगा, शून्य बल उसको माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संतुलन बल लगाने की आवश्यकता नहीं है, वो संतुलन बल लगाइएगा तभी आपकी काउंटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक लेंस जिसकी फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, पावर बताइए। न्यूमेरिकल भी आपके लिए हम चला रहे हैं, आपको पता होगा न्यूमेरिकल। अब यहाँ पे जो है थोड़ा न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि पावर पी बराबर क्या होता है आपका 1/f होता है, फोकस लंबाई, फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो पी हमको निकालना है तो ये 1 क्या हो गया, 1/f, f कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो है आप 50 सेंटीमीटर निकाल लीजिएगा और इस टोटल में जब आप 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 100 जो है ऊपर आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि हमें डायोप्टर में निकालना होगा। डायोप्टर करने के लिए मीटर में बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर को, इसीलिए ऐसा करना पड़ेगा। तो इसको जो काटेगा तो क्या जाएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा 2 डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। तो विद्युत धारा द्वारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न नहीं होता है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है संकुचन प्रभाव। ये विद्युत के द्वारा उत्पन्न नहीं होगा, पता है ना। चलिए तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो